वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की ऑल इन वन की सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज रिवीजन में एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड होगा। वो टॉपिक है एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इसको इजी बनाने के लिए इसके क्वेश्चंस के एंड में कंसेप्ट वाइज डाले हैं, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन पढ़ के जब कंसेप्ट करते हैं ना, तो उससे और भी अच्छे से टॉपिक आपके लिए आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Who advise and assist the government of India in formulating and implementing policies and program इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करने वाला है। इसमें ऑप्शन दिए गए एनसीईआरटी, एनसीएफ, एमपीसी और एनसीसी। तो कौन है, किसकी एडवाइस पे और किसके जो गवर्नमेंट को असिस्ट हेल्प भी किया था किसमें कि फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज को और प्रोग्राम को एजुकेशन सिस्टम में। तो जो एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसीज और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किसने की थी? वो की थी एनसीईआरटी ने, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। लेकिन जो एनसीएफ था, एनसीएफ ने क्या किया था? एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए उन पॉलिसीज में रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस किए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसमें डैश प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर रेडिकल चेंजेस। तो आ गया ना कि चेंजेस लाने के लिए इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या था, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड थी, पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड थी। तो उसको क्या बनाया गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, किसी भी बर्डन के बिना लर्निंग हो, उसके लिए चेंजेस लाए थे। तो वो कौन लाया था? वो एनसीएफ के द्वारा लाए गए थे। नेक्स्ट है इसमें एज पर एनसीएफ 2005। तो हम एक एक करके हर एक चीज को पढ़ेंगे। द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ अ। तो इस एनसीएफ में बताया गया था कि जो लर्निंग है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड पे फोकस किया जाना चाहिए। लेकिन जो टीचर, उसका क्या रोल होता है? वो किसका रोल होता है? लीडर, इवैल्यूएटर या फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, अपनी भूमिका निभाता है कि भाई वो सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करे कि बच्चों का सर्वांगीण यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है एनसीएफ इज लार्जली बेस्ड ऑन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीएफ है उसका क्या फॉर्मूला था कि भाई वो रचनात्मक यानी कि ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करे बच्चों को कि वो एक्टिविटी बेस्ड हो, कि स्टूडेंट खुद से ही नॉलेज बिल्ड करे। ऐसे नहीं है कि भाई वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसी को नॉलेज मान ले। इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, एक्सप्लोर करे, उसको रिव्यू करे और खुद से ही उसको इलेबोरेट करे। तो वो क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है? बिहेवियर के ऊपर नो, कोग्निटिविस्ट के ऊपर नो, ह्यूमनिस्ट नो, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड है कि कैसे वो नॉलेज को स्टूडेंट्स खुद ही कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ हैज बीन इनिशिएटेड बाय सेटिंग अप वेरियस स्ट्रक्चर लाइक। तो क्या था, जो एनसीएफ का था उसका जो प्रोसेस था वो सबसे पहले कहाँ से आया था? उसकी डेवलपमेंट की गई थी नवंबर 2004 में, फिर वो दिसंबर 2005 में जाके इम्प्लीमेंट किया था। और इसमें काफी सारी कमेटी थी, जो कि कौन सी कमेटी थी? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी, जो कि प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में बिठाई गई थी। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज। तो अभी मैंने बताया तो कौन थे उसके चेयरपर्सन? प्रोफेसर यशपाल सिंह इसके चेयरपर्सन थे, जिन्होंने मीटिंग को करवाया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सुधार लाने के लिए। फिर है टू प्रमोट एनसीएफ इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस विद द सिलेबस प्रपोज्ड। यानी कि जो सिलेबस पहले था उसमें चेंजेस लाने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए द एनसीईआरटी गेव अ ग्रांट ऑफ। तो एनसीईआरटी ने मदद की थी, हेल्प की थी। वो कितने रुपए की थी मदद? 5 लाख की, 1 लाख की, 10 लाख की, 8 लाख की। तो 10 लाख रुपीज की उसने ग्रांट दी थी एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 आर फॉर। तो किस चीज के लिए रिकमेंडेशंस थी? पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ना कि सिर्फ स्कूल में, कॉलेजेस में और स्टेट्स में ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि एंटायर एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए रिकमेंडेशन की गई थी। नेक्स्ट है इसमें एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू।
डैश लैंग्वेजेस एंड हैज इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन डैश स्टेट्स। तो जब एनसीएफ आया था तो उसके में सबसे इम्पोर्टेंट रखा गया था लैंग्वेजेस को और स्टेट्स को। तो उसमें कितनी लैंग्वेज थी, उसमें 22 लैंग्वेज थी और 17 स्टेट्स में ये रिकमेंड यानी कि अप्लाई किया गया था। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज और आर, यानी कि इसमें किस चीज पे कि भाई बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको देखा गया था। तो कौन सी प्रॉब्लम्स थी, लॉन्ग वे टू स्कूल, बिल्कुल कि जो बच्चों को जो स्कूल का रास्ता वो बहुत दूर होता था, जो गांव से बच्चे आते थे उनको के लिए स्कूल जाना मुश्किल होता था। इसको कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए कि भाई हर जगह पे थोड़े थोड़े दायरे में स्कूलों का निर्माण करवाया जाए। फिर हैवी स्कूल बैग्स कि जो बच्चे होते थे उनके इतनी सारी बुक्स होती थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि भी उनके बैग्स उनका वजन उनके वजन से भी ज्यादा होता था जिससे वो प्रेशराइज होते थे। और कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे बच्चों को पहले पनिशमेंट होती है कभी मुर्गा बना दिया कभी डंडे मार दिए, तो ये चीजें खत्म करना। तो ये सारे की सारे क्या है फिजिकल डिस्कम्फर्ट थी जिसके ऊपर एनसीएफ को चेंज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय एनसीएफ 2005। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गाइडिंग प्रिंसिपल दिए गए थे कि भी कैसे बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाए। तो 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं, देखेंगे कौन से वो प्रिंसिपल। नेक्स्ट है Which of the following is not the guiding principle of एनसीएफ। तो इसमें देख गिवन है सबसे पहला प्रिंसिपल उसमें टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट लर्निंग, कि बच्चों को सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं देना, उनको एक्टिविटी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज देना, कि सिर्फ जो टीचर ने पढ़ा दिया वही ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सेल्फ से भी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए नॉलेज की, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग भी कहा जाता है। फिर कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल सिर्फ स्कूल तक ही उसकी लाइफ को सीमित नहीं रखना, लाइफ स्किल में इंक्लूड करना भी इसका क्या था गाइडिंग प्रिंसिपल था। फिर टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट। फिर वही बात है कि भाई टेक्स्ट बुक से हटकर उनको बताना, एक ऐसा करिकुलम सेट करना बच्चे की जो उसकी फिजिकल भी डेवलपमेंट हो, मेंटल भी डेवलपमेंट हो, इमोशनल, तो इसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके ना। तो इसमें सारे के सारे गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर है व्हाट आर द नीड फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स अंडर एनसीएफ। तो किस किस चीज की जरूरत थी चेंजेस लाने के लिए में एनसीएफ के अंडर, देख लेते हैं। चेंजिंग द टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्या होता था कि भाई जैसे अब हम बीएड ही कर रहे हैं तो इसमें क्या होते थे कि फिक्स होते हैं क्वेश्चंस, जो पिछले हम 10 ईयर उठा लेते थे उनमें देख लेते थे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और बच्चे उन्हें क्रैम कर लेते थे। तो इन क्वेश्चंस के टाइप को चेंज करने के लिए कि भाई हाँ अलग अलग तरीके से बच्चे उसको क्रैम ना करे, ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। फिर है वन साइज फिट फॉर ऑल थ्योरी, यानी कि जो स्कूल होता है उसमें हर रेस के हर जेंडर हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजों से रिलेटेड, इसलिए बोला गया वन साइज फिट्स ऑल कि सभी के लिए इक्वल चीजें होनी चाहिए। तो ये भी रिफॉर्म्स लाए गए थे। फिर है लेस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि क्या सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भी जब जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं फिर इंटरनल असेसमेंट होती है, उसमें बच्चों के क्या होता है कि पार्शियलिटी होती है, माल प्रैक्टिस होती है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए ये भी रिफॉर्म लाए गए थे। तो इन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए एनसीएफ की जरूरत यानी कि नीड फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स था। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द एम ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज पर एनसीएफ 2005 इज और आर। तो क्या क्या एम थे उसके, क्या क्या गोल थे एनसीएफ में एजुकेशन सिस्टम को लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या क्या थे, सबसे पहला टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जो 3 लैंग्वेजेस हमारी गिवन है कि मदर टंग होनी चाहिए, और जो जहां से मतलब अगर जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर हिंदी कंपलसरी हो, जहां पर नहीं बोली जाती वहां पर उसके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी हो। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये करना। फिर एम्फेसाइज ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल तो लैंग्वेज में मदर टंग पे भी फोकस किया जाता है, फोकस ऑन ऑल स्किल्स। तो ऑल स्किल्स कौन सी होती हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये सारी की सारी स्किल्स पे फोकस होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। तो ये लैंग्वेज का एम बताया गया है एनसीएफ के अंदर। फिर है द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश
एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ, कि भाई बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। इसके पीछे क्या एम था? इसके पीछे एम था बिलिंगुअल, की वो उनको 2 लैंग्वेज आ जाएगी, मल्टीलिंगुअलिज्म की काफी सारी लैंग्वेज आए या फिर सिर्फ इंग्लिश ही आए, तो मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंट्री की, हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो अपनी सिर्फ मदर टंग में ही बातचीत ना करे, वो कहीं भी जाए वो इंग्लिश में, कॉमन लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग इन्विजिलेटर फ्रॉम, कि जो एग्जाम के अंदर माल प्रैक्टिस होती है, यानी कि जैसे चीटिंग होने के चांसेस होती हैं, बायसनेस होने के चांसेस होते हैं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? ओन स्कूल का हो जो एग्जामिनर, नहीं अदर स्कूल, अगर हम इन्विजिलेटर है जो एग्जामिनर वो दूसरे स्कूल से अगर होगा तो इसमें माल प्रैक्टिस यानी कि चीटिंग होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 ड्रॉ अटेंशन ऑन अदर करिकुलम एरिया सच एज, तो कौन से और भी एरियाज होते हैं? जो हमने लैंग्वेज पढ़ा है, लैंग्वेज उसके अलावा हमने अभी इंग्लिश लैंग्वेज को किया था, टेक्स्ट बुक को किया था, उसके अलावा कौन से हैं? आर्ट एंड द हेरिटेज क्राफ्ट, बिल्कुल, हेल्थ एंड फिजिकल सिस्टम, वर्क एंड पीस एजुकेशन, या फिर ऑल। तो सारे के सारे अटेंशन दिए गए हैं, इनको हम आगे करके एक एक डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है As per NCF 2005, major shifting in education is from teacher centric to, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इसका NCF का क्या मोटिव था कि जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, वो टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए, वो स्टूडेंट यानी फिर चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजोल्व किया जाए, ये देखना चाहिए। सेकेंड लास्ट है इसमें एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन, की जो लाइब्रेरीज होती है बच्चों के लिए वो कब कब ओपन होनी चाहिए? ऑन स्कूल आवर्स ओनली, ड्यूरिंग वैकेशंस, आफ्टर स्कूल आवर्स ओनली, या फिर ऑल। तो जो लाइब्रेरीज है वो स्कूल आवर्स में भी खुली होनी चाहिए, ड्यूरिंग वैकेशन छुट्टियों में भी होनी चाहिए, आफ्टर स्कूल आवर्स भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जब मर्जी दिल करे पढ़ सके। फिर है लास्ट इसमें एज पर एनसीएफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज टू फोकस ऑन, तो मैथमेटिक्स पे जो टीचिंग होती है उस पे फोकस किया जाता है, क्यों? क्योंकि चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, उससे बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस टू सोल्व प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी, रीजनिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। अब करते हैं कंसेप्ट बाइट, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई क्वेश्चन अगर आपका अलग से भी आता है वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। देखते हैं एनसीएफ। तो एनसीएफ क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, एनसीएफ है एजुकेशन में सुधार लाने के लिए रिफॉर्म्स बनाए गए थे। इसको सबसे पहले कब लाया गया था? 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2000 के बाद 2005 में। अब उम्मीद है कि ये दोबारा से भी इसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं और आपका एजुकेशन सिस्टम और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं। NCF 2005 is one of the 4 NCF published in, तो कब कब हुआ था? 1975, 88, 2000 एंड 2005। किसके द्वारा किया गया था ये? एनसीईआरटी के द्वारा, कि एनसीईआरटी ने इन्हें असिस्ट किया था, हेल्प किया था इस चीज के अंदर। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। फिर एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट ड्रॉज इट्स पॉलिसी बेसिस फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट, तो अर्लियर गवर्नमेंट कैसे बताया गया है उसमें कि भाई पहले एनसीईआरटी आई थी उसके ऊपर इसके फॉर्म्स आए थे। इसमें क्या बताया गया है कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन, की जो लर्निंग होती है वो बिना बर्डन के होनी चाहिए। एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि हमने पढ़ा था एनपीई 1986 से 92, उससे भी रिकमेंडेशन की गई, उससे भी रिलेट किया गया है। एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन, तो इसमें 21 ग्रुपों की डिस्कशन हुई थी, उसमें इस चीज को लाया गया था कि भाई क्या कैसे हम एजुकेशन को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाए। फिर है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ हैज बीन इनिशिएटेड इन नवंबर, तो शुरू कब किया था इसका प्रोसेस? नवंबर 2004 में, और ये कब आया था? 2005 में आया था। तो इसमें कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी जो कि प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में आई थी। इसमें 21 नेशनल फोकस ग्रुप हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि थीम पे करिकुलर को डिसाइड किया गया था भी कैसे सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स लाए जाए, कैसे जो एजुकेशन है उसको बेहतर बनाया जाए, ये वो भी नेशनल कंसर्न यानी कि पूरे नेशन के लिए।
फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। तो अभी ये भी हमने पढ़ा था कि बच्चे खुद से ही नॉलेज बिल्ड करे, ऐसी क्या रचनात्मक अधिगम को लाया जाए। ठीक है। प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इज दैट एज अ फैसिलिटेटर, कि भाई वो बस जो टीचर है वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, उनको इंफॉर्मेशन दे और उस इंफॉर्मेशन से वो नॉलेज खुद बिल्ड कर सके। द अप्रोच एंड रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 आर फॉर द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। तो ये सिर्फ किसी स्टेट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे एजुकेशनल सिस्टम के लिए रिकमेंडेशन लाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस एंड हैज इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 17 स्टेट। ठीक है। तो ये 22 भाषाओं में और 17 स्टेट्स के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। द एनसीईआरटी गेव अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख, तो 10 लाख रुपए की उन्होंने हेल्प दी थी एनसीएफ को क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग कैरिड आउट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिर्फ अकेला एनसीईआरटी ने नहीं किया था, इसमें एससीईआरटी यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट की थी। ठीक है। फिर इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, उसको कैसे उन्होंने रिजोल्व किया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी, लॉन्ग वॉक टू स्कूल, हैवी स्कूल बैग्स, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग, तो क्या क्या भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता था, जैसे स्पोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, की वो सिर्फ जो टीचर ने पढ़ा दिया वही करते थे, उसके अलावा अपनी नॉलेज को एनहेंस नहीं कर सकते थे। और क्या हो सकता था इसमें, बैडली डिजाइन फर्नीचर, की फर्नीचर अच्छा नहीं होता था स्कूल के अंदर, दैट गिव्स चिल्ड्रन इनएडिक्वेट बैक सपोर्ट, जिससे बच्चों को काफी देर तक बैठने में दिक्कत होती थी और उनके बैक में, कमर में दर्द होना लगता था। एंड क्रैम्प्स देयर लेग्स एंड नीज, और उनके जो घुटने हैं, जो टांगे, उनमें भी दर्द होने लगता था। टाइम टेबल अच्छा नहीं होता था बच्चों के लिए, मतलब उनको बीच में ब्रेक नहीं दिया जाता था, जिससे वो बिल्कुल न खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। एंड एनकरेज गर्ल्स टू ऑप्ट आउट, और लड़कियों को तो बिल्कुल ही फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी स्कूल में आने के लिए। ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करने के लिए क्या क्या चीजें आई थी, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट लर्निंग, यानी कि सिर्फ रट्टे ना लगाए, बच्चे समझ के चीजों को करे, इस चीज को लाया गया था। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि भाई कैसे जो नॉलेज है वो सिर्फ स्कूल के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए, वो लाइफ स्किल के ऊपर बेस होनी चाहिए। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, तो जो नॉलेज होती थी उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता था, कि क्लासरूम लर्निंग को पहले थ्योरेटिकल करे, फिर उसको प्रैक्टिकल करे रियल लाइफ में एग्जाम्पल के थ्रू। फिर टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही नॉलेज नहीं, आउटसाइड स्कूल नॉलेज भी होनी चाहिए। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कैरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यानी कि देखा जाए कि कंट्री की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। नेक्स्ट है इसमें एम्स ऑफ एनसीएफ 2005 इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो हमने पढ़े थे कि इसका फोकस किस किस चीज के ऊपर था, लैंग्वेजेस के ऊपर। तो लैंग्वेजेस में हमने पढ़ा था 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला, जिसमें मदर टंग को इंक्लूड किया गया है और बेसिक स्किल्स को भी इंक्लूड किया गया है। फिर है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में किस चीज पे फोकस किया गया, थिंकिंग पे, रीजनिंग एबिलिटी पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। साइंस, साइंस में किस चीज को इंक्लूड किया गया है, मेथड्स को, टेक्निक्स को, बच्चों की क्यूरियोसिटी को भी, चीजों को जानना कि भाई चीजें कहाँ से आई है, नेचर में क्या चीजें बनती है, ये सारी चीजें क्रिएट करना। फिर सोशल साइंस, इसमें बच्चों में क्या होना चाहिए कि थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कि भाई हाँ कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपनी मेंटल एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। आर्ट एजुकेशन में म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, तो हर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी होनी चाहिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें बच्चों को बैलेंस डाइट की नॉलेज होना, न्यूट्रिशन के बारे में पता होना, सारी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्क एजुकेशन, यानी कि ये देखना कि वे जो बच्चे जो पेडागोजी यानी कि जो सिखाया जा रहा है टीचर के द्वारा, उसमें उनकी स्किल्स कितनी है, उनको एक्सपर्टाइज देना टीचर ट्रेनिंग के थ्रू भी। फिर है एजुकेशन फॉर पीस, यानी कि वायलेंस के अगेंस्ट और इनटॉलरेंस के अगेंस्ट क्या करना, पीस मेंटेन रखना। फिर है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट,
तो इसके लिए क्या दिखाया गया कि बच्चों को कैसे बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, मटेरियल फैसिलिटीज नहीं होती थी, उसको कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए बच्चों के लिए। फिर ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड, कि जो पहले के जो डिसिप्लिन था कि भाई हाँ यही ये चीजें है इस टाइम आना, तो थोड़ा सा बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दिखाना, फिजिकल एक्टिविटी में डालना, उनको दिखाना प्रैक्टिकल वर्क कैसा होता है, थ्योरेटिकल वर्क से, टेक्स्ट बुक से अलग कुछ करना। डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, यानी कि ये जो करिकुलम था ये पूरी सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए हेल्पफुल बताया गया था। डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, मीडिया, आईसीटी एक्सेट्रा, यानी कि हर एक चीज को इंक्लूड करना कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ लाइब्रेरीज भी हो, लेबोरेटरीज भी हो, मीडिया भी हो, आईसीटी भी हो, कोई कैसे इनको लर्निंग साइट्स में इंक्लूड किया जाता है। और होलिस्टिक अप्रोच बताया गया था कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे, सर्वांगीण विकास कैसे हो सके। फिर यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। सेंसिबिलिटी ऑफ टू अदर वेलबींग एंड फीलिंग्स, कि दूसरों के हित के बारे में सोचना, दूसरों को कैसे हम नॉर्मल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी। लास्ट इसमें नीड फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स, तो एग्जाम रिफॉर्म्स की, यानी कि क्यों हमें बेटर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना चाहिए, उसकी जरूरत क्यों थी, देख लेते हैं। इंडियन स्कूल बोर्ड एग्जाम्स आर लार्जली इनअप्रोप्रिएट फॉर द नॉलेज सोसाइटी ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि क्या था, टाइपोलॉजी थी एग्जाम्स में, जो क्वेश्चंस थे वो फिक्स होते थे, चेंजेस नहीं होते थे, बच्चे उनको क्रैम करते थे, तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाता था बच्चे के लिए, उससे उनकी नॉलेज बिल्ड नहीं हो पाती थी। तो उसको कैसे चेंजेस कर सके, इसके लिए एनसीएफ में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। फिर है कि वन साइज फिट्स ऑल थ्योरी, यानी कि वन कॉमन प्रोसीजर फॉर एवरीवन, तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, कैसा भी हो स्टूडेंट, सभी के लिए एक ही प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, वन साइज फिट्स ऑल थ्योरी। फिर है लेस रोल ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि इसमें क्या होता था, जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते थे, कि बच्चे की प्रोग्रेस के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए, बच्चों को कैसे उसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, इस पे नहीं फोकस होता था, तो इसलिए भी चेंज की जरूरत होती थी। जैसे 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, उनमें जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे, तो उसमें एग्जाम्स का डर बना रहता था, तो उस एग्जाम के डर को सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़े, परसेंटेज के लिए ना पढ़े, इसको कैसे चेंज करे, उसमें क्रिएटिविटी लाने के लिए होना चाहिए था। Induce so much stress on students and depression due to exams. Transparency is less sometimes in practical internal assessment and exams too. तो कई बार क्या होता था, जो खुद के ही टीचर, स्कूल के टीचर क्या करते थे, असेसमेंट करते थे, तो उसमें क्या होता था कि भाई बच्चों को उनकी एबिलिटी के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलते थे, उनकी सिर्फ ये देखा जाता था कि भाई हाँ बच्चा कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसमें थोड़ा सा क्या होता था, माल प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।